नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है घोस्ट टॉक पर। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम संजय है। तो चलिए अब यह पॉडकास्ट संजय जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, चलिए कहानी की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मैं बिहार के बक्सर जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज जो खौफनाक कहानी मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं, वो मेरी जिंदगी में घटी एक ऐसी भयानक घटना है जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। दरअसल ये बात उस समय की है जब मैं गरीबी और बेरोजगारी से तंग आकर ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू किया करता था। आज मुझे वो काम छोड़े हुए लगभग 10 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। उस एक सफर ने मेरे अंदर ऐसा खौफ भर दिया कि मैंने कसम खा ली थी कि चाहे भूखा मर जाऊंगा, लेकिन फिर कभी किसी ट्रक का स्टीयरिंग नहीं पकूंगा। यह घटना उस वक्त की है जब मेरे गांव में लगातार 2 साल सूखा पड़ा था। खेती बाड़ी पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी और घर में खाने के लाले पड़ गए थे। मेरे ऊपर मेरे बूढ़े माँ बाप, मेरी पत्नी और 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी। दिन रात मैं यही सोचता रहता कि आखिर ऐसा क्या काम करूं जिससे मेरे परिवार का पेट पल सके। मैंने शहर जाकर मजदूरी भी की, लेकिन उससे इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि घर का खर्चा ठीक से चल सके। तभी मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने मुझे ट्रक ड्राइविंग का काम सीखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस काम में पैसा तो है, लेकिन मेहनत और खतरा भी बहुत है। उस वक्त मैं किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार था। बस मुझे अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी देनी थी। मैंने जैसे तैसे करके कुछ महीने लगाकर ट्रक चलाना सीखा और फिर अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी और कुछ जमीन गिरवी रखकर एक पुराना सेकंड हैंड ट्रक खरीद लिया। ट्रक की हालत बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन वो मेरा और मेरे परिवार का भविष्य था। उसे देखकर मेरी आंखों में एक उम्मीद की चमक आ जाती थी। अब मुझे एक खलासी की जरूरत थी जो लंबे सफर में मेरा साथ दे सके। मेरी नजर में मेरे बचपन के दोस्त कुलदीप से बेहतर कोई नहीं था। कुलदीप भी मेरी तरह ही गांव में बेरोजगारी की मार झेल रहा था। जब मैंने उससे बात की तो वो फौरन मेरे साथ काम करने के लिए राजी हो गया। हम दोनों बचपन से साथ खेले बढ़े थे, एक दूसरे पर हमारी जान बसती थी। मुझे तसल्ली थी कि सफर चाहे कितना भी लंबा और मुश्किल क्यों ना हो, कुलदीप के साथ होने से वो आसानी से कट जाएगा। हम लोगों ने छोटे मोटे डिलीवरी के काम से शुरुआत की। आसपास के शहरों तक सामान पहुंचाते और जो भी कमाई होती उसे आधा आधा बांट लेते। कुछ महीने सब ठीक ठाक चला। हम दोनों खुश थे कि चलो जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब हमें हमारी पहली लंबी यात्रा का ऑर्डर मिला। हमें बिहार से माल लाद कर गुजरात के कच्छ जिले की एक फैक्ट्री में पहुंचाना था। दूरी बहुत ज्यादा थी और रास्ता भी काफी हद तक अनजान था, लेकिन पैसे अच्छे मिल रहे थे। हम दोनों ने सोचा कि यह एक बड़ा मौका है, इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हमने अपने ट्रक, जिसे हम प्यार से राजा कहते थे, की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की। तेल, पानी, टायर, सब कुछ देखा। कुलदीप ने ट्रक के केबिन में बने छोटे से मंदिर में माता रानी की एक छोटी सी मूर्ति रखी और अगरबत्ती जलाई। हम दोनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हमारा यह लंबा सफर बिना किसी बाधा के पूरा हो। अगले दिन सुबह सुबह हम माल लादकर अपने सफर पर निकल पड़े। शुरुआत के 2 दिन तो बड़े आराम से गुजरे। हम दिन में ट्रक चलाते और रात को किसी सुरक्षित से ढाबे पर रुककर आराम कर लेते। हम दोनों बचपन की बातें करते, गाने सुनते और भविष्य के सपने बुनते। कुलदीप बहुत ही हंसमुख और बातूनी था। वो रास्ते भर मुझे अपनी बातों से हंसाता रहता, जिससे मुझे थकान का एहसास ही नहीं होता था। बिहार और उत्तर प्रदेश का सफर तो कब कट गया पता ही नहीं चला। मुसीबत का पहला साया हम पर तब पड़ा जब हम राजस्थान की सीमा में दाखिल हुए और गुजरात की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, सड़क के दोनों तरफ का नजारा बदलता जा रहा था। हरे भरे खेत और गांव पीछे छूटते जा रहे थे और उनकी जगह अब बंजर सुनसान मैदानों ने ले ली थी। सड़कें तो अच्छी थीं, लेकिन उन पर ट्रैफिक ना के बराबर था। मीलों तक हमें कोई दूसरी गाड़ी या कोई इंसान नजर नहीं आता था। दिन के उजाले में भी वो सुनसानियत एक अजीब सा डर मन में पैदा कर रही थी। सफर का चौथा दिन था। हम लगातार ट्रक चलाते हुए लगभग 10 से 12 घंटे बिता चुके थे। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं और कुलदीप दोनों ही बुरी तरह थक चुके थे और भूख भी जोर शोर से लग रही थी। कुलदीप ने मुझसे कहा, संजय भाई, अब हिम्मत नहीं हो रही, कोई ढाबा देखकर ट्रक रोक लो, थोड़ा खाना पीना करके आराम कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे।
इस सुनसान रास्ते पर नींद की एक झपकी भी बहुत भारी पड़ सकती है। उसकी बात से मैं भी सहमत था। मेरी आंखें भी नींद से बोझिल हो रही थीं। हम दोनों सड़क के किनारे किसी ढाबे की तलाश में अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। लगभग आधे घंटे और चलने के बाद हमें दूर एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, हमें दिखा कि वो एक छोटा सा पुराना सा ढाबा था। उस ढाबे का नाम भी अजीब था, आखिरी पड़ाव। ढाबे के बाहर सिर्फ हमारा ट्रक खड़ा करने जितनी ही जगह थी। वो जगह इतनी सुनसान थी कि उसे देखकर ही मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। मैंने कुलदीप की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी एक हिचकिचाहट थी। वो बोला, भाई ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, आगे देख लें क्या? मैंने उससे कहा, यार कुलदीप, पिछले 1 घंटे से कोई दूसरी जगह नहीं दिखी। पता नहीं आगे कोई ढाबा मिलेगा भी या नहीं। भूख और नींद से हालत खराब है। चल यहीं रुककर कुछ खा लेते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे। कुलदीप मेरी बात मान गया। मैंने ट्रक को ढाबे के सामने खाली जगह पर खड़ा कर दिया। जैसे ही हम ट्रक से नीचे उतरे, एक ठंडी हवा का झोंका हमारे शरीर से टकराया, जिससे हम दोनों कांप उठे। उस हवा में एक अजीब सी सड़ांध घुली हुई थी, जैसे कोई जानवर मर गया हो। ढाबा लकड़ी और टीन की चादरों से बना एक अस्थायी ढांचा लग रहा था। अंदर एक पीला बल्ब जल रहा था, जिसकी धीमी रोशनी में सब कुछ और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। हम दोनों झिझकते हुए ढाबे के अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा अजीब था। कुछ टूटी फूटी चारपाइयां और मेजें पड़ी थीं। हवा में वही सड़ी हुई गंध और भी तेज हो गई थी। काउंटर के पीछे एक बेहद बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी उम्र 80 से 90 साल से कम नहीं होगी। उसकी चमड़ी झुर्रियों से भरी हुई थी और उसकी आंखें अंदर की ओर धंसी हुई थीं, जो उस पीली रोशनी में किसी अंगारे की तरह चमक रही थीं। वो हमें बिना पलक झपकाए घूर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और एक चारपाई पर बैठ गए। बूढ़े आदमी ने अपनी जगह से हिले बिना ही एक कर्कश और भारी आवाज में पूछा, क्या खाओगे? उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई सूखी लकड़ी को रगड़ रहा हो। कुलदीप ने हिम्मत करके कहा, बाबा, दाल रोटी मिल जाएगी? बूढ़े आदमी ने सिर्फ सिर हिलाया और धीरे धीरे उठकर अंदर एक अंधेरे कोने में चला गया, जो शायद उसका किचन था। हम दोनों चुपचाप बैठे थे। उस जगह पर एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे सिर्फ हमारे दिलों की धड़कनें ही तोड़ रही थीं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें लगातार देख रहा है, जैसे उस बूढ़े आदमी के अलावा भी वहां कोई और मौजूद है। लगभग 15 मिनट बाद वो बूढ़ा आदमी 2 थालियों में खाना लेकर आया। थालियों में सूखी रोटियां और पानी जैसी पतली दाल थी। दाल से एक अजीब सी महक आ रही थी। उसने थालियां हमारे सामने पटक दी और पानी का एक जग भी रख दिया। पानी भी मटमैला सा लग रहा था। कुलदीप ने धीरे से मेरे कान में कहा, भाई, यह खाना तो देखने में ही अजीब लग रहा है, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा। मैंने उसे समझाया, चुपचाप खा ले, इस वक्त बहस करना ठीक नहीं है। हम जल्दी से खाकर यहां से निकलते हैं। हमने बेमन से रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और जैसे ही उसे मुंह में डाला, एक अजीब से कसैले स्वाद से हमारा पूरा मुंह भर गया। वो स्वाद इतना खराब था कि लगा जैसे उलटी हो जाएगी। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों समझ गए थे कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। हमने रोटियों को दाल में तोड़कर ऐसे ही छोड़ दिया ताकि उस बूढ़े आदमी को लगे कि हमने खाना खा लिया है। मैंने उठकर काउंटर पर पैसे रखे और कुलदीप को चलने का इशारा किया। जैसे ही हम मुड़े, उस बूढ़े आदमी ने फिर उसी कर्कश आवाज में कहा, सफर लंबा है, रात को इस रास्ते पर अकेले मत जाना, आगे खतरा है। उसकी यह बात सुनकर हमारे कदम वहीं जम गए। मैंने पलटकर पूछा, कैसा खतरा बाबा? वो बूढ़ा आदमी अपनी उन्हीं धंसी हुई आंखों से हमें घूरते हुए बोला, यह रास्ता जिंदों के लिए नहीं है। जो रात को यहां से गुजरता है वो सुबह का सूरज नहीं देख पाता। लौट जाओ जहां से आए हो। उसकी बातें और उसे देखने का तरीका इतना खौफनाक था कि हमारी हिम्मत जवाब दे गई। हम कुछ नहीं बोले और लगभग भागते हुए अपने ट्रक की तरफ भागे। हमने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे उसे वापस सड़क पर दौड़ा दिया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे और कुलदीप बगल में बैठा हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। उस ढाबे से दूर निकल आने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो बूढ़ा आदमी और उसकी वो डरावनी आंखें अभी भी हमें देख रही हैं। हम दोनों उस रात मौत के मुंह से बचकर भागे थे, लेकिन हमें क्या पता था कि असली खतरा तो अभी रास्ते में हमारा इंतजार कर रहा था। दोस्तों, उस डरावने ढाबे आखिरी पड़ाव से हम अपने ट्रक को किसी तूफान की तरह भगाए लिए जा रहे थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे थे।
लेकिन अंदर से मैं बुरी तरह कांप रहा था। कुलदीप मेरे बगल में बैठा लगातार हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। उसकी आवाज में भी डर साफ महसूस हो रहा था। हम दोनों में से कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। बस हमारी सांसों की तेज आवाज और ट्रक के इंजन का शोर उस भयानक सन्नाटे को चीर रहा था। मेरी नजरें बार बार पीछे देखने वाले शीशे पर जा रही थीं। मुझे रह रहकर यही खौफ सता रहा था कि कहीं वो बूढ़ा आदमी या कोई और साया हमारे पीछे तो नहीं आ रहा। लगभग 20-25 किलोमीटर तक ट्रक भगाने के बाद जब हमें यकीन हो गया कि अब हम उस जगह से बहुत दूर आ चुके हैं, तब जाकर हमारी जान में जान आई। मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ी कम की। कुलदीप ने भी हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर दिया और पानी की बोतल उठाकर एक लंबा घूंट भरा। उसने हांफती हुई आवाज में मुझसे कहा, संजय भाई, ये क्या था? वो ढाबा, वो बूढ़ा आदमी, उसकी बातें, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, कुलदीप, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक बात तो पक्की है, वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अच्छा हुआ हम वहां से निकल आए। वो तो बस एक ढाबा था। सोच अगर हम उस रास्ते पर आगे चले जाते जहां जाने से वो रोक रहा था तो न जाने क्या होता। कुलदीप ने सहम कर कहा, उसकी बात तो ऐसी लग रही थी जैसे वो कोई चेतावनी दे रहा हो। आगे खतरा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? मैं खुद भी यही सोच रहा था। एक तरफ तो उस बूढ़े की शक्ल और उसका ढाबा इतना डरावना था कि उस पर यकीन करने का सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी चेतावनी मेरे दिल में किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। क्या वो सच बोल रहा था? क्या इस सड़क पर आगे वाकई कोई खतरा हमारा इंतजार कर रहा था? इन सवालों ने मेरे दिमाग में एक अजीब सी उथल पुथल मचा दी थी। मैंने कुलदीप को हिम्मत बंधाते हुए कहा, अरे छोड़ इन सब बातों को। हो सकता है वो कोई सनकी बूढ़ा हो जो मुसाफिरों को डराकर मजे लेता हो, या हो सकता है वो चाहता हो कि हम उसके ढाबे पर ही रात गुजारें ताकि उसे और पैसे मिले। हम इन फालतू बातों पर ध्यान नहीं देंगे। अब बस ट्रक चलाते हैं और सुबह होने से पहले किसी बड़े शहर या कस्बे में पहुंचने की कोशिश करते हैं। मेरी बातों से कुलदीप को थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन हम दोनों के दिलों में उस ढाबे का खौफ अभी भी बैठा हुआ था। हमने तय किया कि अब हम कहीं नहीं रुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रात और भी गहरी होती जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ अब कंटीली झाड़ियों और छोटे छोटे पेड़ों का एक सिलसिला शुरू हो गया था, जो किसी सूखे हुए जंगल जैसा लग रहा था। चांदनी रात थी, लेकिन उन झाड़ियों की वजह से सड़क पर अजीब अजीब से साए बन रहे थे, जो किसी बैठे हुए जानवर या इंसान का धोखा दे रहे थे। हर साए को देखकर हमारा दिल जोर से धड़क उठता था। उस ढाबे पर हुए अनुभव ने हमें इतना डरा दिया था कि अब हमें हर चीज में खतरा नजर आ रहा था। हम लगभग 1 घंटा और चले होंगे। रात के शायद 1 बज रहे थे। हम दोनों के बीच खामोशी छाई हुई थी। कुलदीप शायद ऊँघने लगा था और मैं अपनी आंखों को जबरदस्ती खुला रखने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में मुझे सड़क के किनारे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। मैंने फौरन ब्रेक पर पैर रखा और ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी। कुलदीप भी हड़बड़ाकर उठ बैठा और पूछने लगा, क्या हुआ भाई, कोई जानवर है क्या? जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जो हमें हाथ देकर रुकने का इशारा कर रही थी। वो बहुत ही कमजोर और लाचार दिख रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। इस सुनसान वीरान सड़क पर आधी रात के वक्त एक अकेली बूढ़ी औरत को देखना किसी भयानक सपने से कम नहीं था। मेरे दिमाग में फौरन उस ढाबे वाले बूढ़े की चेतावनी गूंजी, आगे खतरा है। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ट्रक नहीं रोकूंगा। यह जरूर कोई फरेब है, कोई जाल है। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ानी चाहिए, लेकिन तभी कुलदीप ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी दया थी। वो बोला, भाई रोको, देखो तो बेचारी कितनी लाचार लग रही है। इस वीराने में अकेली है, कोई मदद मांग रहा है। हम ऐसे ही कैसे जा सकते हैं? मैंने गुस्से में कहा, कुलदीप, तू पागल हो गया है क्या? तुझे याद नहीं उस बूढ़े ने क्या कहा था? इस सुनसान जगह पर यह औरत कहां से आ गई? ये कोई धोखा भी हो सकता है। कुलदीप ने मुझसे विनती करते हुए कहा, भाई मैं मानता हूं, लेकिन एक बार सोचो तो, अगर यह सच में कोई मुसीबत की मारी हुई मां हुई तो? अगर हम इसे ऐसे ही छोड़कर चले गए और इसे कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ये पाप लगेगा हमें। बस एक बार पूछ लेते हैं, क्या बात है? मैं एक दुविधा में फंस गया। एक तरफ मेरा डर और उस बूढ़े की चेतावनी थी, और दूसरी तरफ कुलदीप की इंसानियत भरी बातें
और एक लाचार दिख रही बूढ़ी औरत। अगर वो सच में मदद की मोहताज हुई तो? यह सोचकर मेरा दिल भी पसीजने लगा। आखिर बहुत सोचने के बाद मैंने अपने डर को दबाया और कुलदीप की बात मान ली। शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने ट्रक को उस औरत से थोड़ी दूरी पर रोक दिया। कुलदीप दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और उस औरत की तरफ बढ़ा। मैं स्टीयरिंग पर बैठा बैठा ही सब कुछ देख रहा था। मेरा एक हाथ हॉर्न पर था कि अगर कोई भी गड़बड़ हो तो मैं शोर मचा सकूं। कुलदीप ने उस औरत के पास जाकर पूछा, क्या हुआ माँ जी? आप इस वक्त यहां अकेली क्या कर रही हैं? सब ठीक तो है? उस बूढ़ी औरत ने एक कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे जो तुमने गाड़ी रोकी। मैं अपने परिवार के साथ एक जीप में पास के गांव जा रही थी। रास्ते में जीप खराब हो गई। मेरे बेटे और बहू मदद लाने के लिए आगे गए हैं और मुझे यहीं रुकने को कह गए, लेकिन अब 2 घंटे हो गए हैं, वो लौटे ही नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, जंगली जानवरों का भी खतरा है। उसकी कहानी सुनकर कोई भी पिघल जाता। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। कुलदीप का दिल पूरी तरह से पसीज गया। वो भागकर मेरे पास आया और बोला, भाई, बेचारी माँ जी बहुत परेशान हैं। उनके घर वाले उन्हें छोड़कर चले गए हैं। हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। इन्हें ट्रक में बिठा लेते हैं, आगे किसी गांव या पुलिस चौकी पर छोड़ देंगे। मैं अभी भी हिचकिचा रहा था। मेरे अंदर से कोई बार बार कह रहा था कि यह सब झूठ है, एक छलावा है। मैंने कहा, कुलदीप, बात को समझ, ये सब बनावटी भी तो हो सकता है। कुलदीप लगभग जिद पर अड़ गया। भाई, आप इतना क्यों डर रहे हो? एक बूढ़ी औरत हमें क्या नुकसान पहुंचाएगी? अगर आज हमने इनकी मदद नहीं की तो ऊपर वाला भी हमें माफ नहीं करेगा। मेरी मानो, इन्हें बिठा लो। उसके बार बार जोर देने पर मैं आखिरकार हार गया। मैंने मन को समझाया कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। वो एक कमजोर सी बूढ़ी औरत ही तो है। मैंने हामी में सिर हिला दिया। कुलदीप ने उस औरत को सहारा देकर ट्रक के पास लाया। मैंने दूसरी तरफ का दरवाजा खोल दिया। कुलदीप ने उसे सहारा देकर केबिन में बिठाया। अब वो औरत मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी और कुलदीप हम दोनों के बीच में। जैसे ही वो औरत ट्रक के अंदर बैठी, केबिन में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और उसके साथ ही मुझे वहीं सड़ी हुई बदबूदार गंध महसूस हुई जो उस आखिरी पड़ाव ढाबे पर आ रही थी। मैंने कुलदीप की तरफ देखा। शायद उसे भी यह महसूस हुआ हो, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ संतुष्टि का भाव था कि उसने एक जरूरतमंद की मदद की है। मैंने अपने मन के वहम को झटक दिया और ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। केबिन में एक अजीब सी खामोशी थी। वो बूढ़ी औरत चुपचाप बाहर अंधेरे में देख रही थी। मैं अपनी ड्राइविंग पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा मन बेचैन था। तभी मैंने साइड वाले शीशे में एक नजर डाली। एक पल के लिए मेरे दिल की धड़कन रुक गई। शीशे में जो अक्स मुझे दिखाई दिया वो उस लाचार, कमजोर बूढ़ी औरत का नहीं था। एक पल के लिए मुझे एक भयानक झुर्रियों वाला चेहरा दिखा, जिसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। मैंने डर के मारे फौरन अपनी आंखें झपकी और सीधा उस औरत की तरफ देखा। वो वैसी ही थी, एक डरी सहमी मासूम सी बूढ़ी औरत जो चुपचाप बैठी थी। मैंने सोचा कि यह जरूर मेरी थकी हुई आंखों और डरे हुए मन का धोखा है। मैं खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उस खामोशी को चीरते हुए उस बूढ़ी औरत के मुंह से एक आवाज निकली। वो आवाज किसी कांपती हुई लाचार औरत की नहीं थी। वो एक गहरी, भारी और खौफनाक हंसी थी, जिसमें सदियों की नफरत और शैतानियत घुली हुई थी। हाँ, 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 फंस गए। वो हंसी सुनकर हमारे कानों में पिघला हुआ सीसा उतर गया। हम दोनों पत्थर की तरह जम गए। हमारा खून रगों में बर्फ बन गया। हम समझ चुके थे कि हमने अपनी मौत को खुद अपनी गाड़ी में बिठा लिया था। दोस्तों, उस शैतानी हंसी को सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में खौलता हुआ लावा डाल दिया हो। मेरे पूरे शरीर में खून जम गया था। स्टीयरिंग पर मेरे हाथ पत्थर के हो गए और पैर ब्रेक और एक्सीलरेटर के बीच में ही कांप कर रह गए। कुलदीप की हालत तो मुझसे भी बदतर थी। उसकी आंखें खौफ से फटी जा रही थीं और उसका मुंह खुला का खुला रह गया था, जैसे वो चीखना चाहता हो पर उसके गले से आवाज ही ना निकल रही हो। ट्रक का नियंत्रण मेरे हाथ से छूट चुका था। वो सड़क पर लहराता हुआ एक तरफ कंटीली झाड़ियों की ओर बढ़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो किसी चीज से टकराता, एक जोरदार झटके के साथ ट्रक का इंजन बंद पड़ गया। हेडलाइट्स 1-2 बार बुरी तरह से झपझपाईं और फिर बुझ गईं, जिससे हम चारों तरफ घोर अंधेरे में डूब गए। केबिन में अब सिर्फ उस डरावनी हंसी की गूंज थी और हमारी रुकती हुई सांसें। हम समझ चुके थे
यह कोई इत्तेफाक नहीं था। ट्रक खराब नहीं हुआ था, उसे खराब किया गया था। उस शैतानी ताकत ने हमें इस वीराने में कैद कर लिया था। तभी मेरे बगल में बैठी उस बूढ़ी औरत के शरीर में हरकत हुई। जो कुछ मैंने अगले कुछ पलों में देखा, वो मंजर आज भी मेरी रातों की नींद उड़ा देता है। उस औरत का कमजोर सा शरीर अजीब तरह से ऐंठने और चटकने लगा। उसकी हड्डियों के टूटने और जुड़ने की भयानक आवाजें केबिन में गूंजने लगी। उसकी चमड़ी, जो अब तक झुर्रियों से भरी थी, खींचने लगी और उसका रंग काला और सड़ा हुआ सा होने लगा। उसकी उंगलियां लंबी होकर किसी जानवर के पंजों की तरह हो गईं, जिनके सिरे पर तेज काले नाखून उगाए थे। उसका चेहरा, हे भगवान, कोई दुश्मन को भी वैसा चेहरा न दिखाए। उसका चेहरा पिघलकर एक विभत्स रूप ले रहा था। आंखें अपनी जगह से उभरकर बाहर आ गईं और उनमें एक लाल रंग की शैतानी चमक जलने लगी। उसका मुंह किसी दरिंदे की तरह चौड़ा होकर कानों तक पहुंच गया, जिसमें से पीले और नुकीले दांतों की एक कतार दिखाई दे रही थी। वो अब एक लाचार बूढ़ी औरत नहीं थी, वो साक्षात कोई नरक से आई हुई चुड़ैल थी, एक छलावा, जैसा कि हमारे गांवों में कहानियों में सुना था। उसने अपना भयानक सिर हमारी तरफ घुमाया और एक ऐसी सड़ी हुई बदबू छोड़ी कि हमारा दम घुटने लगा। फिर वो एक ऐसी कर्कश आवाज में गुर्राई जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। बहुत भूख लगी है, कई सालों से इंसानी मांस नहीं चखा, आज तुम दोनों मेरी दावत बनोगे। ये कहते ही वो अपनी पूरी ताकत से मेरे ऊपर झपटी। उसका पहला निशाना मैं था, क्योंकि मैं ड्राइविंग सीट पर उसके सबसे करीब था। उसके नुकीले पंजे मेरे गले की तरफ बढ़ रहे थे। मेरी आंखों के सामने मौत नाच रही थी। मैं पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था, हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन तभी कुलदीप, जो अब तक डर से जमा हुआ था, न जाने कहां से उसमें इतनी हिम्मत आ गई। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसी की वजह से हम इस मुसीबत में फंसे थे। वो किसी शेर की तरह उस चुड़ैल पर टूट पड़ा। उसने उस चुड़ैल को पीछे से पकड़कर खींचने की कोशिश की। भाग भाई, भाग यहां से, वो चीखा। कुलदीप के अचानक हमले से वो चुड़ैल बौखला गई। उसने एक जोरदार झटके से खुद को छुड़ाया और पलटकर कुलदीप पर हमला कर दिया। कुलदीप की एक दर्दनाक चीख निकली। उस चुड़ैल ने अपने नुकीले पंजों से कुलदीप के कंधे पर एक गहरा घाव बना दिया था। केबिन में खून की गर्म धात्विक गंध फैल गई। अपने दोस्त को खून से लथपथ देखकर मेरा सारा डर गुस्से में बदल गया। मैंने सीट के नीचे हाथ डाला, जहां मैंने टायर बदलने के लिए एक भारी भरकम लोहे का पाना रखा हुआ था। पाना हाथ में आते ही मैंने अपनी पूरी ताकत से उस चुड़ैल के सिर पर वार कर दिया, जिससे एक जोरदार आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे मैंने किसी पत्थर पर मारा हो, लेकिन मेरे वार का असर हुआ था। वो चुड़ैल दर्द से चीखती हुई पीछे की तरफ गिरी और उसका सिर ट्रक के दरवाजे से टकराया। इस टक्कर से दरवाजे का लॉक टूट गया और वो खुल गया। हमें एक मौका मिल गया था। मैंने कुलदीप को चिल्लाकर कहा, धक्का दे कुलदीप, इसे बाहर निकाल। कुलदीप अपने घाव की परवाह किए बिना उठा। हम दोनों ने मिलकर उस छटपटाती हुई चुड़ैल को अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। वो हमारे इस संगठित हमले के लिए तैयार नहीं थी। वो अपना संतुलन खो बैठी और ट्रक के केबिन से बाहर सड़क पर जा गिरी। जैसे ही वो बाहर गिरी, मैंने एक पल की भी देरी नहीं की। मैंने फौरन दरवाजा बंद किया और उसे अंदर से लॉक कर दिया। मैंने दूसरी तरफ का दरवाजा भी चेक किया कि वो ठीक से बंद है या नहीं। अब हम दोनों, मैं और घायल कुलदीप, ट्रक के केबिन में कैद थे और वो शैतानी बला बाहर थी। बाहर से उस चुड़ैल के गुस्से में चीखने और गुर्राने की आवाजें आने लगी। वो किसी पागल जानवर की तरह ट्रक पर अपने पंजों से हमला कर रही थी। ट्रक के शीशों और दरवाजों पर उसके नाखूनों के खुरचने की भयानक आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धातु को किसी नुकीले पत्थर से रगड़ रहा हो। वो बार बार ट्रक के दरवाजों पर टक्कर मार रही थी, जिससे हमारा पूरा ट्रक हिल रहा था। मैंने जल्दी से कुलदीप का घाव देखा। खून बहता जा रहा था। मैंने अपनी कमीज फाड़कर उसके घाव पर कसकर पट्टी बांध दी, ताकि खून का बहाव कुछ कम हो सके। कुलदीप दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए बोला, भाई, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली होती। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, यह सब बाद में सोचना कुलदीप, अभी हमें यहां से जिंदा निकलना है। हिम्मत मत हार। लेकिन हिम्मत रखें भी तो कैसे? हम एक लोहे के डिब्बे में बंद थे, जिसे बाहर से मौत खटखटा रही थी। हमें नहीं पता था कि ट्रक के दरवाजे और शीशे उसकी ताकत के आगे कब तक टिक पाएंगे। तभी उस चुड़ैल की चीखों के साथ साथ
हमें बाहर अंधेरे से कुछ और आवाजें भी सुनाई देने लगीं। वो आवाजें सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की थीं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों लोगों के चलने की। वो आवाजें धीरे धीरे हमारे ट्रक की तरफ बढ़ रही थीं। मैंने और कुलदीप ने डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखा। हमारी रही सही हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। बाहर खड़ी वो चुड़ैल फिर से हंसी, लेकिन इस बार उसकी हंसी में उसके और साथियों के शामिल होने की खुशी थी। उसने एक भयानक आवाज में कहा, सोचा था सिर्फ मैं ही दावत करूंगी, लेकिन देखो मेरे सारे पुराने दोस्त भी आ गए। आज इस वीराने में सालों बाद जश्न होगा, तुम्हारे खून और तुम्हारी हड्डियों का जश्न। उसकी बात खत्म होते ही ट्रक के चारों तरफ से एक साथ दर्जनों भयानक और अमानवीय गुर्राहटें गूंज उठी। हमें समझ आ गया था, उस ढाबे वाले बूढ़े ने सही कहा था। यह रास्ता जिंदों के लिए नहीं था और वो चुड़ैल अकेली नहीं थी। पूरा का पूरा जंगल ही शैतानी ताकतों का घर था और आज हम उनकी दावत बनने वाले थे। दोस्तों, हम दोनों उस लोहे के ताबूत में कैद थे और बाहर मौत का जश्न मनाने की तैयारी चल रही थी। ट्रक के चारों तरफ से आने वाली वो खौफनाक गुर्राहटें और चीखें हमारे दिलों को चीर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के सारे दरिंदे, सारे शैतान आज हमारी ही दावत के लिए इकट्ठा हुए थे। ट्रक के दरवाजों और खिड़कियों पर लगातार हमले हो रहे थे। कभी कोई नुकीला पंजा शीशे पर खरोंच मारता तो एक रूह कंपा देने वाली आवाज होती, तो कभी कोई भारी शरीर पूरी ताकत से दरवाजे से टकराता, जिससे पूरा ट्रक कांप उठता। हम दोनों केबिन के बीच में एक दूसरे से चिपके हुए बैठे थे। कुलदीप दर्द और डर के मारे लगभग बेहोश हो रहा था। उसका सिर मेरी गोद में था और वो बीच बीच में दर्द से कराह उठता या फिर बड़बड़ाने लगता, माफ कर दे भाई, माफ कर दे। मैं उसकी पीठ सहलाकर उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच तो यह था कि मैं खुद अंदर से टूट चुका था। मैंने सीट के नीचे से पाना निकालकर अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया था। मैंने सोच लिया था कि अगर ये दरिंदे शीशा या दरवाजा तोड़कर अंदर आए तो मैं मरने से पहले 2-4 को अपने साथ लेकर मरूंगा। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर देखा। जैसा कि मुझे अंदेशा था, वहां कोई नेटवर्क नहीं था। हम दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। मैंने एक बार फिर ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, चाबी घुमाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रक पूरी तरह से मर चुका था। तभी ड्राइवर साइड वाली खिड़की पर एक जोरदार टक्कर हुई। मैंने देखा शीशे पर मकड़ी के जाले की तरह दरारें पड़ गई थीं। एक और टक्कर और यह शीशा टूटकर अंदर आ जाएगा। उस दरार से मुझे एक झलक दिखाई दी। बाहर अंधेरे में 2 लाल आंखें जल रही थीं, जो नफरत से मुझे ही घूर रही थीं। वो उसी चुड़ैल की आंखें थीं। मैंने कुलदीप को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। मैंने मन ही मन अपने बीवी बच्चों और माँ बाप का चेहरा याद किया। मैंने भगवान से कहा, हे प्रभु, बस मेरे परिवार का ध्यान रखना। मैं अपनी मौत का इंतजार करने लगा। बाहर से आने वाली आवाजें और तेज हो गईं। उन दरिंदों को शायद एहसास हो गया था कि वो अपनी जीत के बहुत करीब हैं। उनकी चीखों और गुर्राहटों में एक वहशी खुशी थी। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उन दरिंदों की चीखों के बीच मुझे एक और आवाज सुनाई दी, एक धीमी गूंजती हुई आवाज जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ये किसी इंजन की आवाज थी, एक नहीं बल्कि कई भारी इंजनों की। और फिर मैंने वो देखा। सड़क पर दूर से, जहां से हम आए थे, एक रोशनी दिखाई दी। एक छोटी सी पीली रोशनी जो हर पल बड़ी और तेज होती जा रही थी। पहले तो मुझे लगा कि यह भी उन शैतानों का कोई नया धोखा है, कोई छलावा है हमें बहकाने के लिए। लेकिन फिर मैंने बाहर उन दरिंदों की हरकतों पर ध्यान दिया। उनकी आवाजें अचानक बदल गई थीं। उनकी वहशी खुशी की जगह अब एक बेचैनी और घबराहट ने ले ली थी। वो अब ट्रक पर हमला करने के बजाय उस बढ़ती हुई रोशनी की तरफ देखकर अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। अब मुझे यकीन हो गया, वो रोशनी कोई धोखा नहीं थी, वो उम्मीद थी, वो हमारी जिंदगी थी। कुछ ही मिनटों में वो रोशनी हमारे बिल्कुल करीब आ गई। वो सेना के ट्रकों का एक काफिला था। एक के पीछे एक 3 बड़े बड़े फौजी ट्रक आकर हमारे ठीक पीछे रुक गए। उनकी शक्तिशाली हेडलाइट्स ने रात के अंधेरे को चीरकर दिन जैसा उजाला कर दिया। और उस उजाले में जो हमने देखा, उसे देखकर हमारे होश उड़ गए। हमारे ट्रक को बीसियों की संख्या में अजीब और भयानक दिखने वाले प्राणियों ने घेर रखा था। कोई बंदर और इंसान का मिश्रण लग रहा था, तो किसी का शरीर इंसान का और सिर किसी जंगली जानवर का था। उनके शरीर काले और गंदे थे।
और उनकी आंखें अंधेरे में जुगनुओं की तरह चमक रही थीं। और उन सब के बीच में खड़ी थी वो चुड़ैल, जो अब रोशनी पड़ते ही दर्द से चीख रही थी। सेना के ट्रकों की तेज रोशनी उन शैतानी जीवों के लिए असहनीय थी। वो दर्द से चिल्लाते हुए, अपनी आंखों को ढंकते हुए वापस जंगल की कंठीली झाड़ियों की तरफ भागने लगे। वो ऐसे गायब हो रहे थे जैसे रोशनी पड़ते ही धुआं हवा में घुल जाता है। कुछ ही पलों में वहां एक भी प्राणी नहीं बचा। सिर्फ वो चुड़ैल थी जो नफरत भरी नजरों से हमें और फौजी ट्रकों को घूर रही थी। और फिर वो भी एक भयानक चीख मारकर अंधेरे में विलीन हो गई। चारों तरफ एकदम सन्नाटा पसर गया। उन दरिंदों की चीखों की जगह अब सिर्फ सेना के ट्रकों के इंजन की गूंज थी। हमारे ट्रक के दरवाजे और शीशे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। पूरी गाड़ी पर खरोंचों और डेंट के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गाड़ी को लोहे की जंजीरों से पीटा हो। तभी फौजी ट्रकों के दरवाजे खुले और राइफल लिए हुए जवान नीचे उतरे। उन्होंने सावधानी से हमारी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। उनमें से एक अफसर हमारे दरवाजे के पास आया और उसने शीशे पर हाथ से दस्तक दी। वो एक इंसानी दस्तक थी। उस अफसर ने एक भारी और भरोसेमंद आवाज में पूछा, हेलो, अंदर कोई है? सब ठीक तो है? मैं और कुलदीप, जो मौत के मुंह से लौटे थे, बस उस अफसर के चेहरे को देखते रह गए। हमारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे और आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे थे। हम जिंदा थे। हमें यकीन नहीं हो रहा था। हम बच गए थे। उस अफसर ने शायद हमारी हालत समझ ली थी। उसने अपने जवानों को इशारा किया। 2 जवान आए और उन्होंने बड़ी मुश्किल से हमारे ट्रक के मुड़े हुए दरवाजे को बाहर से खोला। अफसर ने अंदर झांक कर हमें देखा। कुलदीप को खून से लथपथ देखकर उसने फौरन अपने एक जवान को फर्स्ट एड किट लाने का आदेश दिया। वो हमारी तरफ देखकर बोला, घबराइए मत, अब आप लोग सुरक्षित हैं। आप सेना की निगरानी में हैं। उसकी यह आवाज हमारे लिए भगवान की आवाज जैसी थी। हम उस रात बच गए थे, लेकिन हमारे शरीर और आत्मा पर जो घाव लगे थे वो शायद कभी नहीं भरने वाले थे। दोस्तों, सेना के उस अफसर की आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें मौत के कुएं से बाहर खींच लिया हो। हम दोनों, मैं और कुलदीप, बस उन्हें फटी फटी आंखों से देख रहे थे। हमारे शरीर में हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। जवान बड़ी मुश्किल से हमारे ट्रक का दरवाजा खोलकर अंदर आए और हमें सहारा देकर बाहर निकाला। जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़े, मैं लड़खड़ा गया। अगर एक जवान ने मुझे पकड़ा ना होता तो मैं वहीं गिर पड़ता। बाहर की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, लेकिन मेरा पूरा शरीर अभी भी उस खौफ से तप रहा था। मैंने अपने चारों तरफ देखा। सेना के 3 बड़े ट्रक और लगभग 20-25 जवान राइफलें ताने खड़े थे। उनकी मौजूदगी एक ऐसा सुरक्षा कवच बना रही थी जिसमें आकर हमें सदियों बाद सुकून का एहसास हुआ। अफसर, जिनका नाम बाद में मुझे मेजर वर्मा पता चला, हमारे पास आए। उन्होंने कुलदीप की हालत देखी और फौरन एक फौजी डॉक्टर को बुलाया जो उनके साथ काफिले में मौजूद था। डॉक्टर ने कुलदीप के कंधे के घाव को देखा और बोला, घाव गहरा है साहब, किसी जंगली जानवर के पंजे का निशान लगता है, लेकिन ऐसा जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। टांके लगाने पड़ेंगे और इन्फेक्शन का भी खतरा है। जवानों ने कुलदीप को एक स्ट्रेचर पर लिटाया और उसे अपने एक ट्रक में ले गए, जहां डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू कर दिया। मैं वहीं खड़ा अपने तबाह हो चुके ट्रक को देख रहा था। मेरा राजा, जिसे मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर खरीदा था, अब किसी युद्ध में बर्बाद हुए टैंक जैसा लग रहा था। उसके शीशे टूटे थे, बॉडी पर अनगिनत खरोंचें थीं और उस पर अभी भी कहीं कहीं खून के धब्बे लगे थे। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ एक ट्रक नहीं था, यह मेरे परिवार की उम्मीदों का जनाजा था जो उस वीरान सड़क पर पड़ा था। मेजर वर्मा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज में एक अनुभवी गंभीरता थी। क्या हुआ था यहाँ ड्राइवर साहब? और सच सच बताइएगा, ये कोई मामूली जानवरों का हमला नहीं लगता। मैंने क्या बताता, कैसे समझाता कि हमने क्या देखा है? मैंने कांपती हुई आवाज में बोलने की कोशिश की, साहब, वो एक चुड़ैल थी, एक औरत नहीं, वो औरत नहीं थी, वो शैतान थी और भी बहुत सारे थे। उन्होंने हम पर हमला कर दिया। मेरी बातें सुनकर कुछ जवान हंसने लगे, लेकिन मेजर वर्मा ने उन्हें एक तीखी नजर से घूरा और वे सब चुप हो गए। मेजर ने जमीन पर बने कुछ अजीब से निशानों की तरफ देखा जो किसी भी जाने पहचाने जानवर के पैरों के निशान जैसे नहीं थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और मुझसे कहा, ठीक है, आप अभी सदमे में हैं, चलिए हमारे साथ, यहां रुकना अब सुरक्षित नहीं है। उन्होंने अपने एक जवान को मेरे ट्रक की तस्वीरें लेने का आदेश दिया।
और फिर मुझे अपने साथ एक जीप में बिठा लिया। हमने अपने बर्बाद ट्रक को उसी वीरान सड़क पर छोड़ दिया और काफिला आगे बढ़ गया। जीप में बैठते हुए मैंने आखिरी बार उस जगह को देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे अंधेरे में खड़ी खंटीली झाड़ियों के पीछे से कोई अभी भी हमें देख रहा है। मेरा शरीर एक बार फिर डर से कांप उठा। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद हम एक छोटे से कस्बे में पहुंचे जहां सेना का एक अस्थायी कैंप था। वो जगह किसी किले की तरह लग रही थी, चारों तरफ ऊंची दीवारें और तेज रोशनी। वहां पहुंचकर मुझे लगा जैसे मैं नरक से निकलकर स्वर्ग में आ गया हूं। कुलदीप को कैंप के मेडिकल वार्ड में भर्ती करा दिया गया। मुझे भी एक कमरे में ले जाया गया। एक जवान मेरे लिए गर्म पानी और चाय लेकर आया। चाय के कुछ घूंट गले से नीचे उतरते ही मेरे शरीर में थोड़ी जान आई। कुछ देर बाद मेजर वर्मा उस कमरे में आए। उनके हाथ में एक नोटपैड और पेन था। वो मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठ गए और बोले, देखिए, आपका दोस्त अब खतरे से बाहर है। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे शुरू से सब कुछ बताएं, बिना कुछ छिपाए और बिना डरे। आपने जो भी देखा, जैसा भी देखा, सब बताइए। उनके भरोसेमंद चेहरे को देखकर मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने उन्हें उस ढाबे आखिरी पड़ाव और उस अजीब बूढ़े आदमी से लेकर उस बूढ़ी औरत के मिलने, उसके भयानक रूप में बदलने, ट्रक के खराब होने और फिर उन बेशुमार दरिंदों के हमले तक की पूरी कहानी सुना दी। मैं बोलता जा रहा था और मेजर वर्मा बिना कोई भाव प्रकट किए बस सब कुछ नोट करते जा रहे थे। जब मैंने अपनी बात पूरी की तो कमरे में एक लंबा सन्नाटा छा गया। मेजर वर्मा कुछ देर तक अपने नोटपैड को घूरते रहे। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब न तो कोई हंसी थी और न ही कोई अविश्वास। उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। वो बोले, संजय जी, मैं आपकी बात पर यकीन करता हूं। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने आगे कहा, आप पहले इंसान नहीं हैं जिसके साथ इस सड़क पर ऐसा हादसा हुआ है। यह रास्ता सालों से बदनाम है। स्थानीय लोग इसे चुड़ैल घाटी या भूख की सड़क कहते हैं। कहा जाता है कि सालों पहले यहां कुछ भयानक हुआ था और तब से ही यह जगह शापित है। रात के वक्त यहां से गुजरने वाले या तो गायब हो जाते हैं या फिर अगर कोई बच भी जाए तो वो आपकी तरह किसी काम का नहीं रहता, पागल हो जाता है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। हम सेना के लोग हैं, हम भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते, लेकिन इस सड़क पर हमने भी कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए रात में हमारी गाड़ियां हमेशा काफिले में और पूरी तैयारी के साथ ही यहां से गुजरती हैं। आप लोग किस्मत वाले थे कि हम आज रात यहां से गुजर रहे थे, वरना सुबह हमें आपके ट्रक के साथ सिर्फ आपके खून के धब्बे ही मिलते। मेजर वर्मा अपनी कुर्सी से उठे और दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजे पर रुककर वो पलटे और उन्होंने जो आखिरी बात कही उसने मेरे दिल में हमेशा के लिए खौफ भर दिया। वो बोले, मेरी सलाह मानिए तो कल सुबह अपने दोस्त को लेकर यहां से सीधे अपने गांव लौट जाइए। पुलिस के चक्कर में मत पड़िए। वो आपकी बात को पागलपन समझकर आपको ही बंद कर देंगे और जो कुछ भी आज रात हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए। अपनी और अपने दोस्त की सलामती चाहते हैं तो भूलकर भी कभी इस रास्ते पर दोबारा मत आइएगा। यह सड़क अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार ढूंढती है और आप खुशकिस्मत हैं कि आप उसका शिकार बनने से बच गए। हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। यह कहकर मेजर वर्मा कमरे से बाहर चले गए और मैं वहीं बैठा कांपता रहा। उनकी बातों ने यह साफ कर दिया था कि हमने जो देखा था वो कोई वहम या सपना नहीं था। वो एक खौफनाक हकीकत थी, एक ऐसी हकीकत जो विज्ञान और तर्क से परे थी और हम उस हकीकत के जबड़े से जिंदा बचकर निकले थे। दोस्तों, मेजर वर्मा की बातें सुनने के बाद मैं पूरी रात सो नहीं सका। उस कमरे में मुझे हर पल यही लगता रहा कि कोई खिड़की से मुझे घूर रहा है, कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तब जाकर मेरे अंदर से डर का साया कुछ पल के लिए हटा। दिन का उजाला उस रात के अंधेरे से कितना अलग था, कितना महफूज लग रहा था। सुबह होते ही मैं सबसे पहले कुलदीप से मिलने मेडिकल वार्ड गया। वो एक बिस्तर पर लेटा हुआ था और छत को घूर रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, वो बस खाली थी। उसके कंधे पर पट्टी बंधी थी। मैंने उसके पास जाकर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। कुलदीप, अब कैसा है भाई? मैंने पूछा। मेरे छूने से वो बुरी तरह से चौंक गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने घबराकर मेरी तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे वापस छत को घूरने लगा। मैंने फिर पूछा, दर्द तो नहीं है? डॉक्टर ने क्या कहा? उसने बहुत ही धीमी, लगभग फुसफुसाती हुई आवाज में जवाब दिया, ठीक हूं। ये वो कुलदीप नहीं था जिसे मैं जानता था।
मेरा हंसमुख बातूनी दोस्त कहीं खो गया था। उसकी जगह अब एक खामोश और डरा हुआ इंसान बैठा था, जिसकी आत्मा पर उस रात ने गहरे जख्म छोड़ दिए थे। मैंने उससे और भी बातें करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में मेजर वर्मा आए। उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने हमारे घर वापस जाने के लिए एक जीप का इंतजाम कर दिया है, जो हमें पास के शहर के रेलवे स्टेशन तक छोड़ देगी। उन्होंने हमें रास्ते के खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दिए। चलते वक्त उन्होंने हमें एक बार फिर चेताया, याद रखना, अगर कोई पूछे तो यही कहना कि किसी जंगली जानवर के झुंड ने हमला कर दिया था और ट्रक खाई में गिर गया। हकीकत को अपने अंदर ही दफन कर देना, इसी में तुम दोनों की भलाई है। हम दोनों चुपचाप जीप में बैठ गए। सेना के कैंप से निकलते वक्त मैंने आखिरी बार उस कस्बे को देखा और मन ही मन कसम खाई कि मैं अपनी जिंदगी में कभी इस तरफ का रुख नहीं करूंगा। वापसी का सफर बहुत लंबा और खामोश था। जिस रास्ते पर आते हुए हम दोनों हंसी मजाक और भविष्य के सपने बुनते हुए आए थे, उसी रास्ते पर अब मौत जैसी खामोशी थी। कुलदीप पूरे रास्ते खिड़की से बाहर देखता रहा, लेकिन मुझे पता था कि वो बाहर के नजारों को नहीं, बल्कि अपने अंदर के खौफ को देख रहा था। 2 दिन बाद हम अपने गांव पहुंचे। मुझे और कुलदीप को एक साथ गांव में घुसता देख लोग हैरान रह गए। हमारा ट्रक कहां था? हमारी यह हालत कैसे हुई? सबके मन में यही सवाल थे। मेरे घर वाले मुझे सही सलामत देखकर रोने लगे। मेरी मां ने मुझे गले से लगा लिया और मेरी पत्नी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। लेकिन उनकी खुशी जल्द ही चिंता में बदल गई जब उन्होंने मेरी हालत देखी। मेरा चेहरा उतरा हुआ था, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे और मैं किसी खोए हुए इंसान की तरह लग रहा था। कुलदीप अपने घर की तरफ बिना किसी से एक शब्द कहे चला गया। उस रात जब मेरे माँ बाप और पत्नी ने मुझसे सब कुछ पूछा, तो मैंने उन्हें वही कहानी सुनाई जो मेजर वर्मा ने मुझे सिखाई थी। मैंने बताया कि रात को ड्राइविंग करते वक्त हमें नींद आ गई और ट्रक बेकाबू होकर खाई में गिर गया। हमें जंगली जानवरों ने घेर लिया था। बड़ी मुश्किल से हमारी जान बची। वे लोग मेरी बात पर यकीन कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह महसूस हो रहा था कि मैं कुछ छिपा रहा हूं। मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैं उनसे कैसे कहता कि आपका बेटा नरक देखकर आया है? वो मुझे पागल समझते। यह सच एक ऐसा बोझ था जिसे मुझे अकेले ही उठाना था। दिन बीतते गए। मैं धीरे धीरे उस खौफ से बाहर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुलदीप की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। वो किसी से नहीं मिलता था, यहां तक कि अपने माँ बाप से भी नहीं। उसके घर वाले बताते थे कि वो रात रात भर सोता नहीं है और अगर कभी सो भी जाए तो चीखें मारकर उठ जाता है। वो बड़बड़ाता रहता है, वो आ जाएगी, वो मुझे ले जाएगी। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी थीं। कोई कहता कि उस पर किसी भूत प्रेत का साया पड़ गया है, तो कोई कहता कि सदमे से उसका दिमाग हिल गया है। उसका हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया था। मैं जब भी उसके घर जाता, उसकी माँ रोते हुए मुझसे कहती, बेटा तू ही मेरे कुलदीप को समझा, वो तेरी बात सुनता है। लेकिन मैं उसे क्या समझाता? मैं तो खुद उसी आग में जल रहा था। मैंने ट्रक चलाना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अब मैं स्टीयरिंग पकड़ने के नाम से भी कांप उठता था। मैंने गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोल ली, जिससे बस घर का गुजारा चल जाता। लेकिन वो रात मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। मुझे अक्सर नींद में बुरे सपने आते। मैं सपने में खुद को उसी सुनसान सड़क पर पाता और वो चुड़ैल हंसते हुए मेरी तरफ बढ़ रही होती। मैं चीख मारकर उठ जाता और मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग जाता। मुझे हर अंधेरे कोने में कोई साया नजर आता। हर अनजानी आहट पर मेरा दिल दहल जाता। एक रात मैं आंगन में बैठा था, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी गली के नुक्कड़ पर अंधेरे में मुझे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। 2 लाल बिंदु, जैसे किसी जानवर की आंखें हों। मैंने अपनी आंखें मली और दोबारा देखा। वो वहां नहीं थे। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरे डरे हुए मन का वहम है, लेकिन मेरे दिल में एक खौफनाक सवाल ने जन्म ले लिया था। क्या वो अंधेरा, वो शैतानी ताकत सिर्फ उस सड़क तक ही महदूद थी, या फिर वो हमारा पीछा करते हुए हमारे घर तक आ पहुंची थी? यह सोचकर ही मेरी रूह कांप उठी। मैं बच तो गया था, पर शायद आजाद नहीं हुआ था। दोस्तों, उस रात गली के अंधेरे में उन 2 लाल आंखों को देखने के बाद मेरा रहा सहा सुकून भी छिन गया। अब यह सिर्फ मेरा वहम या डर नहीं था, यह एक यकीन में बदल गया था कि वो बला, वो शैतानी ताकत उस चुड़ैल घाटी से निकलकर मेरा पीछा करते हुए मेरे गांव, मेरे घर तक आ पहुंची थी। मेरी रातें अब जागकर गुजरने लगीं। मैं घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद करके कोने में एक लाठी लेकर बैठा रहता था।
हर छोटी सी आहट पर मेरा दिल उछलकर हलक में आ जाता। हवा से हिलते पत्तों की सरसराहट भी मुझे किसी के कदमों की आहट लगती। मेरी हालत देखकर मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। मेरी पत्नी ने कई बार मुझसे पूछा कि आखिर बात क्या है। मैं उन्हें सब सच क्यों नहीं बता देता, लेकिन मैं कैसे बताता। मैं अपने परिवार को उस खौफ में शामिल नहीं करना चाहता था जिसे मैं झेल रहा था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, मुझे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्की सी खरोंच की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अपने नाखूनों से लकड़ी को कुरेद रहा हो। मेरा खून जम गया। मैं दबे पांव दरवाजे के पास गया और छेद से बाहर झांका। बाहर घोर अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद वो आवाज बंद हो गई। अगली सुबह जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दरवाजे पर बाहर की तरफ 3 लंबी और गहरी खरोंचें पड़ी हुई थीं, ठीक वैसी ही जैसी हमारे ट्रक पर थीं। वो निशान किसी भी जानवर के पंजे के नहीं हो सकते थे। अब मैं समझ गया, वो मुझे डरा रही थी। वो मेरे डर से अपनी ताकत बढ़ा रही थी। वो मुझे धीरे धीरे पागलपन की ओर धकेल रही थी। मैं जानता था कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा भी वही हश्र होगा जो कुलदीप का हो रहा था। मैं निराश होकर कुलदीप के घर की तरफ भागा। सिर्फ वही एक इंसान था जो मेरी बात समझ सकता था, जो जानता था कि यह हकीकत है। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वहां मातम जैसा माहौल था। उसकी मां एक कोने में बैठी रो रही थी। उन्होंने बताया कि कुलदीप की हालत और भी खराब हो गई है। उसने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है और बस कमरे में बंद होकर बड़बड़ाता रहता है। मैं जबरदस्ती उसके कमरे में घुस गया। अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी सीलन भरी बदबू थी। कुलदीप एक कोने में दुबका हुआ बैठा था। वो इतना कमजोर हो गया था कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। मैंने उसे झिंझोड़कर कहा, कुलदीप उठ, वो यहां आ गई है। उसने मेरे दरवाजे पर निशान बनाए हैं, हमें कुछ करना होगा। मेरे मुंह से यह सुनते ही कुलदीप के अंदर जैसे कोई बिजली कौंधी। पहली बार इतने दिनों में उसकी खाली आंखों में खौफ और पहचान की एक चमक दिखाई दी। उसने किसी पागल की तरह मेरे दोनों हाथ पकड़ लिया और कांपती हुई आवाज में बोला, मुझे पता था वो आएगी। वो अपना बदला लेने आई है। वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। संजय भाई, वो हमें मार डालेगी। उसकी ये हालत देखकर मुझे समझ आ गया कि हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। तभी कुलदीप ने कुछ याद करते हुए कहा, मेरी दादी कहती थी कि अगर कोई छलावा या चुड़ैल पीछे पड़ जाए तो उससे बचने का एक ही रास्ता है। पहाड़ों में मां चामुंडा का एक बहुत पुराना मंदिर है। वो जागृत देवी हैं। कहते हैं वहां पहुंचने वाले को कोई बुरी ताकत छू भी नहीं सकती। हमें वहां जाना होगा भाई, हमें जाना ही होगा। एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। मैंने फैसला किया कि हम कल सुबह ही उस मंदिर के लिए निकलेंगे। मैंने कुलदीप को समझाया और उसके घर वालों को भी मनाया, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात कुलदीप के घर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आईं। हम सब भागकर वहां पहुंचे। कुलदीप का दरवाजा अंदर से बंद था। हम सब मिलकर दरवाजा तोड़ने लगे। अंदर से कुलदीप की भयानक चीखें आ रही थीं। वो आ गई, मुझे छोड़ दो, मुझे ले जा रही है, बचाओ। और फिर अचानक सब खामोश हो गया। जब हमने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप उठी। कुलदीप फर्श पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं और उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई, लेकिन मैं जानता था उसे दिल के दौरे ने नहीं, उसे उस चुड़ैल के खौफ ने मारा था। वो अपना एक शिकार ले जा चुकी थी। कुलदीप की मौत ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया। अब मैं इस लड़ाई में अकेला रह गया था। मैं समझ गया था कि उस मंदिर तक पहुंचना भी शायद मेरे बस में नहीं है। वो मुझे वहां तक जाने ही नहीं देगी। उस दिन मैंने एक आखिरी फैसला लिया, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं भागूंगा। मैंने कुछ ही दिनों में गांव की अपनी दुकान और छोटा मोटा सामान बेचा और अपनी बीवी बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए वो गांव छोड़ दिया। हम एक बड़े शहर में आकर बस गए, एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ शोर और रोशनी थी, जहां अंधेरे को छिपने की जगह नहीं मिलती। दोस्तों, आज इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। मैं अब बूढ़ा हो चला हूं, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके भी बच्चे हैं। मैंने उस रात के बाद कभी किसी ट्रक के स्टीयरिंग को हाथ नहीं लगाया। मैं आज भी उस खौफनाक सफर को भूल नहीं पाया हूं। वो मेरी आत्मा पर एक ऐसा दाग छोड़ गया है जो शायद कभी नहीं मिटेगा। मैं नहीं जानता कि उस रात मेरी और कुलदीप की मदद करने वाले मेजर वर्मा का क्या हुआ। मैं यह भी नहीं जानता कि क्या वो चुड़ैल घाटी आज भी अपनी भूख मिटाने के लिए नए शिकार ढूंढती है। लेकिन मैं यह जानता हूं कि इस दुनिया में विज्ञान और तर्क से परे भी बहुत कुछ है। एक ऐसा अंधेरा है जो सही मौके का इंतजार करता है।
कभी कभी आज भी जब मैं रात को अकेला होता हूं तो मुझे कोने में दो लाल आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। वो मुझे याद दिलाती हैं कि मैं उस रात बच तो गया था, पर शायद पूरी तरह आजाद कभी नहीं हो पाया। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप जानें कि हर सुनसान रास्ता सिर्फ मंजिल तक नहीं जाता, कुछ रास्ते मौत की तरफ भी जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।